हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम लोग मैकेनिक्स का नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें पढ़ेंगे रिलेटिविटी के बारे में। रिलेटिविटी थ्योरी जिसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और देखेंगे हम लोग माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट है क्या, देखिए इसमें जो आपका सबसे पहले ऐसा माना गया कि जो लाइट है हमारी, जिसकी स्पीड जो है v = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड जो है इसको ऑब्सोल्यूट नहीं माना गया। ठीक है, ऑब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इतनी ही स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, ये नहीं माना गया। ऐसा देखा गया, इसको रिलेटिव सेंस में देखा गया कि जैसे देखो, मान लेते हैं कोई लाइट सोर्स है, सन है मान लेते हैं, और इससे कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी प्लैनेट, देखो अगर इसकी स्पीड में जा रहा हो, इधर आ रहा हो v स्पीड से, तो यहां से जो आने वाली लाइट होंगी, लाइट वेव होंगी, उनकी वेलोसिटी जो ये इस पर बैठा कोई व्यक्ति या कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, वो कितना करेगा, c - v। अगर यही प्लेनेट फार अवे मूव कर रहा है तो यहां पर बैठा कोई व्यक्ति इस लाइट की स्पीड को वो मेजर करता है तो उसको मिलता है c + v। ठीक है, ऐसा मान करके हमारा जो है पीछे जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, इसके पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कनेक्शन था, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, वो माना गया। ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो जब देखा गया कि जब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम स्पीड के लिए हम लोग देख रहे हैं तो वो ट्रू है। ठीक है, वो सही सही वैल्यू बता रहा है, मतलब फ्यू थाउजेंड मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, लगभग 10,000 या 10⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई चीज चल रही है, कोई फ्रेम, कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए वो ट्रू था। लेकिन उससे अधिक जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट के करीब जा रहे हैं, 10⁵, 6, 10⁵ तक भी नेग्लिजिबल था इफेक्ट, सब कुछ वैसे ही था। 10⁶, 10�৭, 8, इसके अराउंड में जा रहे हैं, 8 तक तो कोई नहीं जाता, लगभग यहां तक पहुंच रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका उसकी जो स्पीड होती है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए, बहुत ही माइक्रो ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड बहुत अधिक है, उसके लिए जब देखा गया तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो आया था, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम पोजीशन कैलकुलेट कर रहे थे या वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, वो हमारा फेल कर गया। ठीक है, वो सही सही रिजल्ट या ठीक ठाक रिजल्ट नहीं दे पाया, तो समस्या होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, एक माइकलसन और एक मोर्ले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इसी तरह से रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। किसकी? सन की, सन से आने वाली लाइट की। ठीक है, लाइट वेव्स की रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अर्थ के रिस्पेक्ट में। जब उन्होंने अर्थ के रिस्पेक्ट में ये देखा कि अर्थ मान लेते हैं सन के तरफ मूव कर रही है तब कितनी होगी लाइट की स्पीड, या उससे फार अवे मूव कर रही है तब कितनी होगी। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां से कैलकुलेट करने की कोशिश की, जो हमारी c0 है या अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, कुछ इस सेंस में आनी चाहिए। ठीक है, अर्थ की स्पीड के साथ, रिलेटिव स्पीड के साथ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट यही कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने किया है। देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आते हैं हमारे उस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो उन्होंने प्रूफ करने के लिए या जो निकालने के लिए किया वो फेल कर गया, लेकिन जो निकल के आया वहां से रिजल्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। उसको समझते हैं, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है ये। जब भी हम रिलेटिव थ्योरी की बात करते हैं या रिलेटिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट की चर्चा होती है। ठीक है, जो माइकलसन मोर्ले ने किया है स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए अर्थ में
या अर्थ पर स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक बार जब अर्थ हमारी सन के डायरेक्शन में मूव कर रही है या एनर्जी या लाइट सोर्स की डायरेक्शन में है मूव कर रही है, एक बार जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। देखो, इन दिस एक्सपेरिमेंट a ray of light ध्यान देना, यहां पर कुछ चीजें ऐसी इस्तेमाल होंगी जो सिलेबस में एग्जैक्ट इसके पहले आपने नहीं पढ़ी होगी, वो पहली बार देखेंगे क्या है। ठीक है, और कुछ चीजें सिंपली इस्तेमाल होंगी, तो यही ध्यान रखना आपको। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए, ध्यान देना, मोनोक्रोमेटिक। अगर ये शब्द आपने सुना होगा वर्ड, इसका मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, मतलब वेवलेंथ उसकी कांस्टेंट है या फिक्स है, एक इकलौती वेवलेंथ हो। ठीक है, कोई भी लाइट की। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट एस, सोर्स ऑफ लाइट एस and falls on a half silvered and falls on a half silvered glass plate P। ठीक है, where a part of light is reflected towards the mirror। ये लोग जो हम लोग लिख रहे हैं ये अरेंजमेंट, अब इसको बनाएंगे भी, डायग्राम में दिखाएंगे कैसे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं द मिरर M1 एंड पार्ट ऑफ इट इज transmitted towards the mirror M2। ठीक है, ऐसा हो रहा है, एक पार्ट ऑफ लाइट क्या हो रही है, M1 की तरफ जा रही है और कुछ पार्ट ऑफ लाइट M2 की तरफ ट्रांसमिट कर जा रही है। ठीक है, PM1 and PM2 are mutually perpendicular directions and mutually perpendicular directions and they are nearly equal। ठीक है, ये हो गया, and they are nearly equal। let PM1 equal to PM2 equal to small l, इतना मान लेते हैं लेंथ। ठीक है, the two rays reflected from mirror M1
mirror M1 and M2 recombine at P, ठीक है, and interference fringes are obtained. These fringes may be seen through the telescope T, whole of the apparatus is floated on मरकरी। एक बार लिख लीजिए, फिर समझा रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। मरकरी contained in a large vessel so that the interferometer may be rotated in desired direction, ठीक है। ये डिटेलिंग आपकी जो है, अब इससे रिस्पेक्टिव हम लोग बना रहे हैं डायग्राम। कैसे, देखो, मान लेते हैं हमने कहा एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस है, ठीक है। यहां से लाइट रे निकल के आ रही, ट्रेवल करके किस पे हिट कर रही है? एक आपका हाफ सिल्वर्ड ग्लास है, ठीक है, वहां पर हिट कर रही है लाइट। ध्यान दीजिएगा, हाफ सिल्वर्ड ग्लास है, वहां पर हिट कर रही है, और हिट करने के बाद एक लाइट ऑफ रे क्या हो रही है? ट्रेवल करके M1 तक जा रही है मिरर, और यहां पर एक मिरर M2 लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर एक लाइट रे जा रही है आपकी, और यहां से एक लाइट रे आपकी M1 तक जा रही है, ठीक है। यहीं पर पॉइंट P मान लीजिए, ऐसे, ठीक है। एक लाइट रे आपके ऊपर गई M1 की तरफ, रिफ्लेक्ट बैक होगी, फिर से P की तरफ, M2 की तरफ गई, फिर से यहां से हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये दोनों लाइट ऑफ रे यहां से ट्रेवल करके इस पर मीट कर रही हैं, और इसको हम लोग इंटरफेरेंस फ्रिंज जो मेजर कर रहे हैं, इस तरफ एक टेलीस्कोप लगा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग
इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के पैटर्न मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे और ऑप्टिक्स में ये एक्सपेरिमेंट है आपके। ठीक है, मैकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है जिसमें टेलीस्कोप के थ्रू आप फ्रिंजेस देखेंगे। ठीक है, तो वहां आप समझ पाएंगे इसको और अच्छे से कि यहाँ क्या क्या फिनोमेना हो रही है। ठीक है, हमने माना था कि ये लेंथ आपकी L1 है, L है, L1 नहीं है, L ही मान के चले हम लोग, और इसको भी L मान लेते हैं। ठीक है, दोनों लेंथ हम बराबर मान के चले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इतना हमारा सेटअप जो एक्सप्लेन किया हमने। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नाउ कमा द इंस्ट्रूमेंट इज फर्स्ट set up instrument is first set up in such a way that arm PM2 is parallel to the motion of earth in space। ठीक है, आर्म जो आपकी PM2 है इसको इस तरह से सेट किया गया है कि इसी तरफ हमारा अर्थ का मोशन हो रहा हो स्पेस में। ठीक है, ऐसा सेटअप किया गया है। ठीक है, इसके लिए अप्रोप्रिएट जगहें भी खोजनी पड़ेगी, हर जगह से नहीं सेट हो पाएगा। ठीक है, या इसकी डायरेक्शंस जो हैं वो सेट की गई इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। एक बार इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ऐसा हुआ, मान लीजिए। Therefore, the apparatus moves in the direction PM2 with velocity v। ठीक है, relative to the absolute frame of reference। ध्यान दीजिएगा, ये एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, जब ये सोचा गया जो आपका पीछे, ठीक है, वो हमने मिटा दिया। ठीक है, जब ये माना गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है अलग अलग रिलेटिव स्पीड से अलग अलग प्लैनेट पर दिख रही है, तो सी जो स्पीड ऑफ लाइट वो किस फ्रेम के लिए इस्तेमाल की जाए, तो एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कल्पना की गई, इमेजिनेशन की गई, यानी ईथर हाइपोथेसिस की, जो आपकी ईथर हाइपोथेसिस कही जाती है, उसका इमेजिनेशन किया गया, जिसमें माना गया कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम लोग ये बात जान रहे हैं, यूनिवर्स में सभी बॉडीज मोशन में है। ठीक है, कोई भी बॉडी फिक्स नहीं है, यानी कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं कही जा सकती, सब कुछ रिलेटिव है। ठीक है, लेकिन ये इमेजिनेशन की गई है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ईथर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में जो फिक्स है, जिसके रिस्पेक्ट में हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है सी मेजर की गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हर एक फ्रेम को अगर हम लोग कनेक्ट कर पाए तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर सकते हैं और सारी फिनोमिना मेजर कर सकते हैं। ऐसा मान करके चला गया है। अभी देखते हैं क्या क्या चीजें निकल के आती हैं रिजल्ट में। ठीक है, ईथर की जो हाइपोथेसिस थी, ऐसा माना गया कि आप कहीं चल रहे तो कोई मीडियम तो होना चाहिए चलने के लिए ना, तो इसीलिए कल्पना की गई ईथर की कि जो हमारी लाइट है वो एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वो ईथर है। ठीक है, यानी ईथर जो है पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और उसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लेकिन अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी, ऐसा मान के चला गया था। ठीक है, तो वही बात कही जा रही है। तो इसी स्पीड, अगर अर्थ हमारी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो पूरा ऑपरेटस भी उसी, क्योंकि अर्थ पे ऑपरेटस जो हमारा सेटअप है वो फिक्स है, अर्थ की डायरेक्शन में ये आर्म PM2 की गई है, तो उसी स्पीड से ये पूरा पूरा सेटअप भी मूव करेगा। ठीक है, आप बस में बैठेंगे, जिस डायरेक्शन की तरफ भी आप चेहरा कर लीजिए, मान लीजिए बस आगे की तरफ जा रही है, उधर ही आपने अपना चेहरा कर लिया है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, जो हमारी बस की स्पीड होगी अर्थ के रिस्पेक्ट में वही आपकी भी स्पीड होगी, तो वही चीज है। ठीक है, अब आते हैं आगे, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन at P, after reflection at P, the ray proceeds towards the mirror M1, towards the mirror M1 in the time the ray reaches the mirror comma it moves to the position M1 dash। ठीक है, if T1 is the time taken by the ray in traversing by the ray in ट्रेवर्सिंग मतलब ट्रेवल करने में। ठीक है, in traversing the path PM1 डैश। ठीक है, PM1 डैश P डैश। ठीक है, in the meantime comma in the meantime plate P will move
will move a distance p dash इक्वल टू vt1, ठीक है। हेंस अब ध्यान दो, ये जो पूरा सेटअप है हमारा, ये हमने मान के चला है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ जिधर मूव कर रही है उधर ही ये PM2 आर्म है, उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सोर्स से जो लाइट रे निकलेगी वो P पर हिट कर रही है, ठीक है, और P से रिफ्लेक्ट हो रही है M1 पर और ट्रांसमिट हो रही है M2 पर, ठीक है। देखो, जब P से M1 की तरफ लाइट रे जा रही है, लेकिन है क्या, ये हमारा पूरा सेटअप भी मूव कर रहा है, तो उतने टाइम में M1 क्या होगा, कहीं ना कहीं और फिक्स हो जाएगा ना, यानी ऐसे हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे मान लेते हैं M1 डैश पर पहुंच गया है, ठीक है। यहां P से, ये और एक डायग्राम है, इसको बना लीजिएगा। लाइट रे जैसे जैसे यहां पर जा रही है उतने टाइम में ये M1 जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो मूव कर रहा है पूरी अर्थ के साथ, वो भी थोड़ा सा मूव करके पोजीशन M1 डैश पर पहुंच गया है, ठीक है। और जब लाइट रे यहां से यहां तक गई और लौटने लगी तो क्या हो रहा है, ऐसे कुछ एक्चुअल डायग्राम बन रहा है। P भी पॉइंट जो है वो अर्थ के साथ मूव कर रहा है, तो वो भी मूव करता हुआ पॉइंट P डैश पर पहुंच गया, ठीक है। ये हो रहा है, ठीक है। यहां पर जो मिरर हमारा जो ग्लास प्लेट लगी हुई है हाफ सिल्वर्ड, वो इस पोजीशन P से P डैश तक चली आ रही है, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा, M1 डैश P डैश डिस्टेंस ट्रेवल करने में लाइट को जितना टाइम लगा, उतने टाइम में ये v वेलोसिटी से हमारा मूव कर रहा है, तो ये vt1 डिस्टेंस हमारी ट्रेवल कर गई ग्लास प्लेट, ठीक है। ये हो रहा है, ठीक है। एक एक चीज आराम आराम से समझते चलिए, ठीक है। अब देखो, इस लेंथ को हम मान के चले थे L, ठीक है, ये टोटल लेंथ L थी। तो यहां जब मूव कर गया मिरर, तो वो लेंथ क्या होगी, ठीक है, उस टाइम में, उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या आता है। हेंस PM1 डैश इक्वल टू, मान लेते हैं यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक पॉइंट N है, ठीक है, ये मान के चलिए। तो देखो PM1 डैश कैलकुलेट करो, क्या आएगा, रूट ऑफ PN स्क्वायर प्लस M1 डैश N का स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है PM1 डैश, तो आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, ये डिस्टेंस PN और ये P या M1 डैश N, यही है ना। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही लगाया हमने। अब देखो, ये PN जो है हमारा वो मिड वे पे पड़ रहा है, हाफ वे पर, ठीक है। ये VT1 है, तो ये कितना हो जाएगा, VT1/2 स्क्वायर प्लस M1 डैश N जो है, ये डिस्टेंस टोटल, अगर यही मिरर यहां पर मूव कर गया होता उसी टाइम में, ऐसा ही इसको बनाया गया है, देखो ध्यान से, M1 डैश, ठीक है। यानी लाइट रे यहां से निकली, कुछ ऐसे ट्रेवल करते हुए यहां पर जाएगी। अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो इस तरह से इमेजिन करिएगा कि लाइट रे यहां से निकल करके इस पे हिट करेगी, ठीक है।
लेकिन ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये डिस्टेंस जो हमारी है वो यही है ना, एल, जो एल हमने मान के चलिए, L1 नहीं, एल मान के चले हैं, तो यही डिस्टेंस होगी। यहां पर L स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्टेंस जो हमारी टोटल निकल के आएगी, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस P M1 डैश P डैश, ये क्या निकल के आ रही है, P M1 डैश P डैश, ये डिस्टेंस बराबर है, तो एक हमने कैलकुलेट किया, तो दूसरी जो हो जाएगी उसका डबल हो जाएगी, तो ये इसका डबल लिख लीजिए, V स्क्वायर T1 स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख लिया हमने, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। अब नाउ आगे चलिए, दिस डिस्टेंस PM1 dash P dash has been traversed by the ray in the absolute frame। ये जो एब्सोल्यूट फ्रेम है जिसके रिस्पेक्ट में अर्थ की वेलोसिटी v है, उसमें ये हमें देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि अर्थ पर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, अर्थ पर दिखेगा यहां से हिट करी वापस आ गई, यहां से हिट करी वापस आ गई, मिल करके टेलीस्कोप में मिल गया फ्रिंज। लेकिन अगर अर्थ से बाहर देखेंगे तो जैसे सिंपल है, ये अगर रिलेटिव मोशन आपको समझना हुआ तो आप बस में बैठे हैं, ठीक है, वहां से आप एक गेंद उछालिए तो आपको लगेगा गेंद ऊपर गई और ऐसे नीचे आ गई, ठीक है, ऐसा लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में आपने गेंद उछाली तो कुछ इस तरह से दिखी, वो बस की छत से टकरा करके नीचे आ गई ऐसे स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर बस से बाहर कोई देख रहा है वो क्या देखेगा, आपने गेंद उछाली, ऐसे गेंद उछल रही है, ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर गेंद जो है कुछ इस तरह से मूव करती हुई आपके पास आ रही है, आपकी जो पोजीशन है यहां से यहां पर हो गई, ठीक है। तो जो अर्थ से, जो बस से बाहर देख रहा है आपसे, जिस बस में आप बैठे हैं, वहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ऐसा पाथ दिखेगा जो यहां पर दिख रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट फ्रेम से जो लाइट रे का पाथ दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा, लेकिन जो उसी पर वहीं से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको स्ट्रेट लाइन दिखेगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि आपने जब उछाला गेंद को तो वो उस टाइम पे आपकी पोजीशन जहां पर थे, ब्रश अगर चल रही है v स्पीड से तो वो आप ट्रेवल करके थोड़े से आगे चले जाएंगे, ठीक है, यहां से यहां पर पहुंचाएंगे, और आप देख रहे हैं बॉल आपके हाथ में ही आ रही है डायरेक्ट, इसका मतलब वो भी ऐसे ही कुछ एंगल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई आई है, ठीक है। तो बस से बाहर जो बैठा है उसके लिए कुछ और ऑब्जर्व हो रहा है, जो उसके अंदर बैठा है उसके लिए कुछ और ऑब्जर्व हो रहा है, तो सब कुछ ऑब्जर्वेशन का खेल है। तो यहां पर हम लोग एब्सोल्यूट फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। this distance has been observed by the ray in the absolute frame, ठीक है, in which the velocity of light is c in all direction, जिसमें हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट सभी डायरेक्शन में c मान करके चल रहे हैं, ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शंस। ये ऐसा फ्रेम इमेजिन किया गया है, ठीक है। हेंस अब उसी टाइम में t1 टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल की है लाइट, तो अगर c वेलोसिटी से एब्सोल्यूट फ्रेम में चल रही है लाइट तो टोटल जो आपका डिस्टेंस होगा ct1 होगा, ठीक है।
ये टोटल डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग बात होगी, डिस्टेंस कुछ अलग होगा। तो इस तरह से t1 टाइम में c से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतनी स्पीड आपकी आ गई, किसकी स्पीड कह रहा हूं, इतना डिस्टेंस आ गया लाइट वेव जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और ये हमने फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है, ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग स्क्वायर कर दे दोनों साइड में, क्या आ जाएगा, ध्यान दो, ये 4 हो जाएगा और 4 अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, यहीं पर लिख दें यार, अगले पेज में क्यों जाए, p स्क्वायर t1 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है। यहां से t1 स्क्वायर अगर निकालें, जो टाइम है वो अगर आप लोग निकालें तो देखो यहां पर t1 को इस तरफ लेके जाएंगे, t1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आएगा, और उसको इधर डिवाइड कर देंगे तो t1 स्क्वायर आया 4l स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग t1 कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 2l बाई रूट c स्क्वायर v स्क्वायर, ये आ गया टाइम t1, जो समय लगा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, t1 इक्वल टू 2l बाई c अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। यहां से c स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2, c स्क्वायर कॉमन हुआ, रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर का सिंगल पावर बचेगी c, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2l बाई सी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1/2, ठीक है। इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप देखेंगे, या फार्मूला जरूर देख लीजिएगा, ये माइनस साइन के साथ, तो अगर n जो है वो 1/2 है यहां पर, तो ये होता है 1 माइनस 1/2x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 एक्स क्यूब, ठीक है। इस तरह से हमारा एक्सपेंशन होता है, ठीक है, पावर 1/2 या -1/2 होने पर, ठीक है, ऐसे एक्सपेंशन होता है। तो ये एक्सपेंशन अगर हम लोग करें, ये -1/2 है तो ये भी प्लस प्लस सब हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से एक्सपेंशन दिखता है। तो ये एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तो आएगा क्या, 1 प्लस 1/2 एक्स की जगह पर क्या है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर आगे और जो एक्सपेंशन करेंगे उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, कंडीशन एक मान के चल रहे हैं। क्या कंडीशन है कि वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बहुत छोटा है 1 से, तो 1 में कुछ ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी और जो पावर होगी डेसिमल में, जैसे डेसिमल है 0.1, उसका स्क्वायर करो तो 0.01 आता है, इसका स्क्वायर कर दो तो 0.0001 आएगा, ठीक है। यानी अगर डेसिमल में वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और छोटी होती चली जाती है। तो अगर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 से छोटा है तो इसका मतलब डेसिमल में है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है।
तो डेसिमल में है 0 1 के बीच में कोई वैल्यू है, इसको स्क्वायर करते जाओ तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, केवल 2 ही टर्म लिख रहे हैं, और ये फार्मूला लिख लिया हो तो हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन के साथ ऐसे एक्सप्लेन कर दिया हमने इसको, तो टाइम जो हमारा t1 आ गया ये। ठीक है, अब ये टाइम t1 कैलकुलेट हो गया है। अब द ट्रांसमिटेड लाइट के बारे में चर्चा करूं। द ट्रांसमिटेड लाइट रे at p is moving with velocity c minus v। देखो ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है वेलोसिटी से, और सोर्स की लाइट जो c है, तो जब ये वेलोसिटी देखेंगे PM2 की ट्रांसमिटेड लाइट की, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इधर c वेलोसिटी से कुछ आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी c माइनस v हो जाएगी ना, तो एक ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वही मान के चला गया है। ठीक है, रिलेटिव टू द जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी मान ली गई है, रिलेटिव टू द मिरर m2। ठीक है, बिकॉज द मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ द v, बिकॉज द मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ हमारी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मिरर उस पर जो फिक्स है वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, this ray after reflection at m2 will move with a velocity c plus v relative to the plate P। देखो जब इधर आएगी तो c माइनस वी m2 के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो देखो क्या होगा, इसकी स्पीड p के रिस्पेक्ट में, p भी इधर मूव कर रहा है, तो यहां से जब देखेंगे तो c प्लस v हो जाएगा बैक होने की स्पीड। ठीक है, यानी जो रिफ्लेक्ट बैक होगी यहां से, तो वही लिखा गया है। अब p से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो c प्लस v आएगा। ठीक है, वो मैंने लिखा कि नहीं, विद वेलोसिटी c प्लस v रिलेटिव टू द प्लेट p, बिकॉज now the plate is moving opposite to the mirror m2 अपोजिट टू द मिरर, नहीं अपोजिट टू द रे, मिरर से अपोजिट नहीं यार, रे जिस तरफ आ रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहां पर वेलोसिटी c प्लस वी हो जाएगी। अब मान लेते हैं इफ t2 be the time taken
by the transmitted ray to travel the distance L to the mirror M2 and back then obviously जो टाइम t2 होगा वो कितना हो जाएगा, एक बार वहां से वहां तक जाने में जो समय लगेगा, ठीक है, L डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, और अच्छा ऐसा क्यों है कि लेंथ नहीं बदल रही है अभी, क्योंकि P से M2 की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल करेगी लाइट वे, बस केवल वेलोसिटी अलग अलग दिखेगी, ठीक है, डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल करेगी, बस मिरर जो है वो भी मूव कर रहा है इसलिए वेलोसिटी डिफरेंट होगी, और जब लौट के आएगी तब वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो L बाई पहली बार M2 पर जाने में कितनी वेलोसिटी लग रही है, c माइनस वी, प्लस दूसरे में L डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अब M2 से P तक आ रही है, तो अब c प्लस वी वेलोसिटी है, ये दोनों का टाइम ऐड कर दें तो टोटल टाइम t2 निकल आएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या आएगा, एल सी प्लस वी एल, एल सी माइनस वी एल, तो क्या हो जाएगा 2LC, ठीक है। C अगर कॉमन ले लें तो 2L बाई सी, सी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएं तो 2L बाई सी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1, ठीक है, ये आएगा, ध्यान से यहां तक लिख लीजिए। अब आके आते हैं, ठीक है, इसमें भी बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाएं फर्स्ट ऑर्डर तक, तो 2L बाई सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा, 1/2 यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि पावर यहाँ पर -1 है, वो आके मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हायर ऑर्डर टर्म हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब डिफरेंस अगर देखें टाइम का, एक लाइट रे जो हमारी यहां से यहां तक गई फिर वापस आई, एक यहां से यहां तक गई फिर वापस आई, दोनों एक साथ मीट करें तब टेलीस्कोप में हमें दिखेगा फ्रिंज, ठीक है। या इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, जो उनके बीच में पाथ डिफरेंस हो वो क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, ठीक है, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, तभी तो फ्रिंज दिखेंगी, ठीक है, नहीं तो हाफ इंटीग्रल होगा तब आपकी डार्क फ्रिंज दिखती है, और फुल इंटीग्रल अगर पाथ डिफरेंस है उस टाइम पर ब्राइट फ्रिंज दिखती है, तो वो कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले पाथ डिफरेंस निकाल लें, 10 नहीं, पहले टाइम डिफरेंस निकालें, द डिफरेंस ऑफ टाइम taken to traverse, the difference in time taken, of time taken नहीं, the difference in time taken to traverse the two path is, क्या डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा टी क्या हो गया, T2 माइनस T1 कर दें या T1 माइनस T2 कर दें, ठीक है। हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां से देखो 2L बाई सी T1 है, ये कैंसिल हो गया,
और यहां मल्टीप्लाई करोगे 2l/c का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, l/c, ठीक है, l/c इंटू v²/c², और यहां पर देखो 2l/c है, ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो जो आप निकल के आएगा आपका 2l/c इंटू v²/2c², ये आपका टाइम डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहां से थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, l/c³ इंटू v², ये आप t2 माइनस t1 करके देखिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। अब ये जो टाइम डिफरेंस आया है, इतने में लाइट रे कितना ट्रेवल करेगी उसको कैलकुलेट कर लें, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस टाइम डिफरेंस के दौरान, ठीक है। देयरफॉर या कहें पाथ डिफरेंस निकल के आएगा दोनों के बीच में, देयरफॉर डिफरेंस इन डिस्टेंसेस traveled by two rays, that is path difference जो हमारा पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो c वेलोसिटी से लाइट चल रही है एब्सोल्यूट फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो c इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस होगी। अब c इंटू डेल्टा टी कितना आया है वो रख लो, lv²/c³ क्या आ जाएगा, lv²/c², इतना लगभग पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या कर रहे हैं, देखो नाउ होल ऑपरेटर्स is turned through (90°) so that the other arm PM2, ये PM1 becomes coincident with V, ठीक है। अब क्या करें, होल ऑपरेटर्स को 90° रोटेट कर दें, इसको ऐसे कर दें, ये वाला पोजीशन नीचे आ जाएगा, ये टेलीस्कोप यहां चला जाएगा, सोर्स ऊपर चला जाएगा और ये PM1 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सब कुछ ऐसे कर दें। अब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें तब भी उतना ही आएगा, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, जो पाथ डिफरेंस आएगा हमारा वो उतना ही आएगा, ठीक है। दिस कॉजेज द डिफरेंस ऑफ पाथ, this causes the difference of पाथ, इसीलिए शुरू में बताया गया था कि ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, टेलीस्कोप और पूरा सिस्टम इस तरह से ऑपरेटर्स मरकरी वेसल में है वो आसानी से रोटेट कर जाए, ठीक है, ये कंडीशन थी, इसीलिए कि हम रोटेट करके फिर से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इस बार T1 माइनस T2 करेंगे, ठीक है। दिस कॉजेज द डिफरेंस ऑफ पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन
in the opposite direction and hence the resultant path difference becomes टू एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, एक बार कितना आया, एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब दोबारा अगर हम लोग ऑपरेटर्स को पूरी तरह से इंटरचेंज कर दें तो फिर एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो टोटल जो पार्ट डिफरेंस होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, बस इसको इमेजिन करिएगा ठीक तरीके से, नहीं तो फिर चलिए 90 डिग्री रोटेट करके फिर से कैलकुलेट करें सब कुछ। अगर इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो खुद से 90 डिग्री रोटेट करके फिर से सब कुछ ऐसे ही कैलकुलेट करिएगा। एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर फिर से आएगा पार्ट डिफरेंस, लेकिन इस बार जो डायरेक्शन होगी इसकी वो अपोजिट होगी। ठीक है, तो दोनों ऐड होकर के इतने हो जाएंगे रिजल्टेंट। इन एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस L was taken nearly, अब अगर हम लोग वैल्यू देखें रख करके सबकी, L was nearly taken nearly या was taken nearly 11 मीटर। ठीक है, 11 मीटर की हम लोग डिस्टेंस यहां पर लिए, हेंस पार्ट डिफरेंस अगर आप लोग पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करें कितना आएगा। ठीक है, results in the shift of the fringes on the screen। देखो जो हमारा इंटरफेरोमीटर है वो एक पूरा पैटर्न दिखाएगा फ्रिंजेस का। अगर हमारा 11 मीटर का डिस्टेंस L है, अब जो फ्रिंजेस दिखेंगी, जो पार्ट डिफरेंस आया है उसमें शिफ्टिंग आएगी। ठीक है, वो शिफ्टिंग कितनी आएगी वही चीज कैलकुलेट की जा रही है। ठीक है, इन द शिफ्ट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, shift of the fringes on the screen will be ये कैलकुलेट करो 2 × 11 और अर्थ की स्पीड जो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड है, लगभग स्क्वायर बाई 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ये टोटल आएगी लगभग 2200 एंगस्ट्रॉम, इतने का आएगा लगभग। ठीक है, और ठीक है, इतने का लगभग डिफरेंस आना चाहिए फ्रिंज शिफ्ट में। लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटल जो आया, ये तो थियरी से कैलकुलेट होकर के आया है लगभग, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें फ्रिंज शिफ्टिंग जब देखी गई वो कितनी आती है। देखो, द एक्सपेक्टेड शिफ्ट फॉर येलो कलर की लाइट जो हमारी है वो
डाली गई तो कितना आ रहा है, जो एक्सपेक्टेड शिफ्ट है वो कितना होना चाहिए और कितना आ रहा है, वही चीज डिफरेंस आ रही। ठीक है, लैम्डा उसके लिए कितना लिया गया है, 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्या, जब लाइट पाथ डिफरेंस बदलता है या बीच में कोई ऐसा मटेरियल मीडियम आ जाए जो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, तो क्या होता है, फ्रिंज में शिफ्टिंग आती है। इंटरफेरेंस में 12th में है ये टॉपिक। ठीक है, अगर आपने जरूर पढ़ा हो तो वही चीज यहां पर कही जा रही है। नहीं तो अभी सेकेंड ईयर में जब जाएंगे इंटरफेरेंस फिर मिलेगा, तब ये बात समझ में आएगी और अच्छे से। ठीक है, कि क्या शिफ्टिंग होनी चाहिए थी। और यहाँ पर इंटरफेरेंस पढ़ाया नहीं जा सकता, पूरा टॉपिक है अच्छा खासा, 1 यूनिट है पूरी। ठीक है, तो द एक्सपेक्टेड शिफ्ट फॉर येलो कलर इन टर्म्स ऑफ वन फ्रिंज, एक फ्रिंज के रिस्पेक्ट में इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट जो देखते हैं वो एक फिक्स फ्रिंज को लेकर के देखते हैं उसमें कितनी शिफ्टिंग हुई है। इन वन फ्रिंज ये कितना हो जाएगा, टोटल शिफ्टिंग जो आई है इतने एंगस्ट्रॉम है, इससे अगर हम डिवाइड करें तो आएगा लगभग 0.4 इतने का लगभग फ्रिंज शिफ्टिंग आएगी। ठीक है, 0.4 इंटू फ्रिंज विथ, ये लगभग शिफ्टिंग आ रही है। ठीक है, ध्यान दो, अगर आपने पढ़ा होगा फ्रिंज विथ का फार्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू, बीटा से डिनोट करते थे लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, और पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू या डेल्टा एस इक्वल टू एक्स, जो हमारा डिस्टेंस है, एक्स क्या कौन सी डिस्टेंस है, देखो स्मॉल डी जो थी हमारी दो एनर्जी सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस था। ठीक है, और कैपिटल डी जो था यहां से स्क्रीन तक की डिस्टेंस ली गई थी। एक्स जो है जीरो मिनिमा से किसी भी एक फ्रिंज की डिस्टेंस है, किसी ब्राइट या डार्क। ठीक है, वो डिस्टेंस है। तो पाथ डिफरेंस जो हमारा आता है वो डेल्टा एस एक्स फ्रिंज के लिए या एक्स डिस्टेंस पर कोई फ्रिंज है उसके लिए ये आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डी बाई डी की जगह पर डेल्टा एस बाई एक्स लिख सकते हैं। तो बीटा जो हो जाएगा लैम्डा डेल्टा एस बाई एक्स। ठीक है, और अगर हम लोग एक्स कैलकुलेट करें यहां से तो क्या हो जाएगा, देखो डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, एक्स बाई डेल्टा एस होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल डी बाई डी है, ये स्मॉल डी बाई डी है। कैपिटल डी बाई डी निकालेंगे तो एक्स बाई डेल्टा एक्स आएगा, और वो आप यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, इंटरफेरेंस का जो है फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, फ्रिंज विड्थ का और फ्रिंज शिफ्टिंग का। ठीक है, पाथ डिफरेंस का जो हम कैलकुलेट किए थे। तो यहां से जो हमारा आएगा एक्स बाई बीटा जो आएगा वो डेल्टा एस बाई लैम्डा आएगा, पाथ डिफरेंस बाई वेवलेंथ। एक्स कितना आएगा, जो शिफ्टिंग आ रही है डेल्टा एस बाई लैम्डा इंटू बीटा, इतने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फ्रिंज शिफ्टिंग यही चीज इस्तेमाल की गई, डेल्टा एस पाथ डिफरेंस बाई लैम्डा इंटू फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितनी है, बीटा। ठीक है, ये चीज यहीं पर इस्तेमाल की गई है, तो 0.4 इंटू फ्रिंज विड्थ आ रहा है। ठीक है, और द एक्सपेक्टेड शिफ्ट जो आई है
ये एक्सपेरिमेंटल से मेजर की गई है, ठीक है, इसी तरह से, और एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया तो हमें क्या हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला, ठीक है। इसमें इतना होना चाहिए था शिफ्टिंग, लेकिन कोई शिफ्टिंग नहीं आ रही है। तो अब कुछ तो गड़बड़ी हुई। जो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को एब्सोल्यूट लेकर के नहीं चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट उसी को कैलकुलेट करने के लिए किया गया था, लेकिन जब उसको एब्सोल्यूट लेकर के नहीं चले रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये शिफ्टिंग आ रही है फ्रिंज में, फ्रिंज विड्थ में, जब उसकी डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये थियोरेटिकल जो शिफ्टिंग आ रही है ये एक्सपेरिमेंटली तो भी मिलनी चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है फ्रिंज विड्थ में, जो है उसी डायरेक्शन में, चाहे 90 डिग्री रोटेट कर दें तब भी उसी पोजीशन पर जो आ रहा है, कलर आ रहा है उसी पर आ रहा है जो फ्रिंज आ रही है, और चाहे अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तब भी उसी पोजीशन पर आ रही है, कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है। तब ये कैलकुलेशन या कंक्लूजन निकाला गया, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c है, चाहे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करें, चाहे उसके साथ ट्रेवल कर रहा हो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे उससे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो। तो ये कंक्लूजन यहां से निकाला गया। ये एक्सपेक्टेड शिफ्ट थी, पर एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया। इसको लिख लीजिए, द एक्सपेरिमेंट repeated several times but no such displacement, जो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा था थियरी से हमारा कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा मान करके चला जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए जब रोटेशन हो रहा है, ठीक है। रोटेट करके हम लोग एक बार पोजीशन निकाले येलो की, यहां से x डिस्टेंस पर येलो फ्रिंज है मान लेते हैं, उसकी डिस्टेंस पर निकालें, और एक बार रोटेट करने के बाद निकालें तो कुछ डिफरेंस दिखना चाहिए उसके पाथ में, उसकी शिफ्टिंग आनी चाहिए कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नो सच डिस्प्लेसमेंट वाज ऑब्जर्व, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ इसको देखा गया कि कोई भी शिफ्टिंग नहीं आ रही है। अब जैसे हम लोग चल रहे हैं v वेलोसिटी से, आप साइकिल लेकर के चल रहे हैं, कोई और साइकिल v वेलोसिटी से चल रही है, तो आप पाएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों फिक्स पोजीशन पर हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो जीरो आएगी, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है, आप v वेलोसिटी से चल रहे हैं, लाइट c की स्पीड से चल रही है, तो आपके रिस्पेक्ट में भी c की स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड ऐसा नहीं है कि आपके रिस्पेक्ट में c माइनस b आ जा रहा है, वो एग्जैक्ट वही स्पीड ऑफ लाइट होगी। ये कंसीडर किया गया, और इसी कंसीडरेशन के हिसाब से पूरी रिलेटिविटी थ्योरी चलती है। अगर ये जिस दिन फेल कर गया तो पूरी की पूरी थ्योरी चौपट हो जाएगी। ये मेन कंसीडरेशन था इस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो फेल कर गया। उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी चाहिए, पर ऐसा कुछ आया नहीं, कोई अंतर नहीं आया कि सी से कुछ अंतर दिख जाए, क्योंकि जो शिफ्ट है वो ऑब्जर्व नहीं, इसका मतलब शिफ्ट हुई ही नहीं। अगर शिफ्टिंग हुई नहीं, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो हम लोग अलग अलग ले रहे थे c प्लस वी और c माइनस वी, उसी में गड़बड़ी हमने किया। उसमें अगर कोई गड़बड़ी नहीं होगी c प्लस वी और c माइनस वी में, तो जो टाइम जो हमारा आएगा डिफरेंस वो जीरो आ जाएगा, कोई टाइम डिफरेंस नहीं आएगा। एग्जैक्ट उसी टाइम पर मैच करेंगी दोनों की दोनों लाइट रे, तो क्या होगा, जब कोई टाइम डिफरेंस नहीं आएगा तो कोई पार्ट डिफरेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। और कोई टाइम डिफरेंस भी नहीं आएगा, ना ही कोई पार्ट डिफरेंस आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से देखो c माइनस वी c प्लस वी आप लेकर के चलेंगे तो कोई टाइम डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों की दोनों वैल्यू जो होंगी वो सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई पार्ट डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा, ना ही कोई फ्रिंज शिफ्टिंग आएगी। तो ये इसका कंक्लूजन निकल के आता है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। और जो ईथर हाइपोथेसिस थी वो भी फेल कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो आती है हमारी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट होती है, जिसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, टाइम डायलेशन है, यानी अब टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं रह गया, लेंथ बदल रही है, मास बदल रहा है, सब कुछ स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जैसे जैसे हम जाने लगेंगे सारा कुछ बदलने लगेगा। सारा आधार जो है, सारा बेस जो है, यही माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से हुआ, जब माना गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट c है वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट है, फिक्स है,
वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और ऐसा मान करके सारा कैलकुलेशन किया जाएगा और उससे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्जर्व हुए वो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक के जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ये मान करके होते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है c हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वही है, ठीक है। तो वो सब कुछ एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली मैच कर रहा है। थियोरेटिकली जो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है और एक्सपेरिमेंटली जो मेजर किया जा रहा है वो एग्जैक्ट वही हो रहा है। तो ये हम लोग अगले अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कुछ पोस्टुलेट्स हैं 2, उसके बारे में, फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये सब कुछ देखेंगे। और एनर्जी का मास का वेरिएशन देखेंगे और एनर्जी का फार्मूला देखेंगे, ठीक है। इतनी बातें हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले 2 लेक्चर्स के दौरान, ठीक है। और इतना ही इंपॉर्टेंट है इस रिलेटिविटी थ्योरी में आपके। इसके बाद जो होगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसको भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका मैकेनिक्स जो है कंप्लीट एंड हो जाए, ठीक है। थैंक यू।